तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 12वां सोल्व किया था और आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और एक क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, आसान क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। 13वां क्वेश्चन देखो आप। देखो क्या कह रखा है। कह रखा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। मतलब समझो, एक वृत्त है, लेट्स से ये वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया। इस वृत्त के परिगत, परिगत लिखा है ना, परिगत का मतलब होता है चारों तरफ। इस वृत्त के चारों तरफ हमने एक चतुर्भुज बना दी, लिखा है ना। तो लेट्स से ये इस टाइप की हमने कोई चतुर्भुज बना दी भाई। इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। वापस पढ़ो, वृत्त के परिगत, एक वृत्त है, उसके परिगत, उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बनाई है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं, जो ये AB और CD आमने सामने की भुजाएं हैं ना, AB और CD क्या हैं? आमने सामने की भुजाएं। ये जो इसकी आमने सामने की भुजाएं हैं, ये केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। समझना इस चीज़ को। ये वाली भुजा है, अगर इसका केंद्र पर कोण बनाना हो तो केंद्र पर कोण कितना बनेगा? ये बनेगा सिर्फ इतना कोण। 2 मिनट। ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये कोण कौन सा है? ये कोण AB भुजा केंद्र पर अंतरित करती है, सिर्फ इतना कोण। ऐसे ही ये जो CD भुजा है, अगर ये केंद्र पर कोण बनाएगी तो वो कितना बनेगा? वो बनेगा इतना कोण, इतना। समझ में आई? वापस समझो, एक वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज बना हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि जो इसकी आमने सामने की भुजाएं हैं, ये केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। संपूरक का मतलब होता है ऐसे कोण जिनका जोड़, जिनका सम, जिनका योग 180 डिग्री हो। यानी मुझे इस एंगल और इस एंगल का जो सम है ना, इन दोनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री प्रूफ करना है। इन दोनों एंगल्स का जोड़ कितना प्रूफ करना है? 180 डिग्री। समझ में आई? ये भुजा और ये भुजा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो आपको संपूरक सिद्ध करना है। मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ आपको 180 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो AD भुजा और BC भुजा, ये भी तो आमने सामने की भुजाएं हुई। इसका मतलब आपको ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का जोड़ भी आपको 180 डिग्री प्रूफ करना है। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या दिखाना है आपको? 180 डिग्री दिखाना है। इन दोनों का भी 180 दिखाना है, इन दोनों का भी आपको 180 दिखाना है। किस तरीके से करेंगे वो समझो। लॉजिक समझना मैं क्या लगाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा कि हमने कैसा किया। सबसे पहले मैं इस स्पर्श बिंदु का नाम देता हूँ PQRS। ठीक है, मुझे क्या दिखाना है? मुझे इन दोनों कोणों का जोड़ 180 दिखाना है, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 दिखाना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 याद कीजिए, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ये जब हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का था, है ना। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का था। ये आकृति थी इसकी। हमें क्या प्रूफ करना था? हमें इस एंगल को 90 डिग्री दिखाना था। हमने कैसे किया था याद है? हमने सबसे पहले OC को मिलाया था, केंद्र से ये जो स्पर्श बिंदु है इसको हमने जोड़ा था। जोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ था? यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गई थी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया था। ये एंगल 1 माना था, ये एंगल 2 माना था। ऐसे ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम सिद्ध कर सकते थे। इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाते। सर्वांग सम सिद्ध करोगे तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे ना। ऐसे एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाते। ये स्टेप किए थे। इसके बाद हमने इन सभी एंगल्स का जोड़ बराबर रखा था 180 डिग्री के। उसके बाद मुझे एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 मिल गया था। मिला था नहीं मिला था? सेम कंसेप्ट क्या था? सेम कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले केंद्र से इन स्पर्श बिंदुओं को जोड़ दूंगा। यानी मैं जोड़ दूंगा इस OP को
इस ओ क्यू को, इस ओ आर को और इस ओ एस को जोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज बन रही हैं, एक तो ये वाली बन गई, एक ये वाली बन गई। ऐसे इसमें भी दो त्रिभुज, इसमें भी दो त्रिभुज, इसमें भी दो त्रिभुज। एक बार मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं इनको ताकि आपको अच्छी तरह दिखा पाऊँ। एक तो बन गई आपकी ये वाली त्रिभुज, एक बन गई भाई साहब आपकी ये वाली त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों त्रिभुज आपकी सर्वांगसम है। क्या है ये? सर्वांगसम। कैसे हैं कि देखो, ये वाली भुजा तो दोनों में कॉमन है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी क्योंकि ये स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज आपकी क्या हो गई? सर्वांगसम। सर्वांगसम हो गई तो इसका मतलब ये वाला कोण एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। लॉजिक समझ में आ गया? जैसे क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व किया था ना, वैसे ही आपने ये सोल्व करना है। ऐसे अगर आप इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करते तो एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 बराबर होते हैं। नाम दे रहा हूँ बस मैं। ऐसे अगर आप इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करते तो एंगल 5 और एंगल 6 बराबर होते हैं। इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करते तो एंगल 7 और एंगल 8 बराबर होते। समझ में आई? ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, स्टेप बाय स्टेप समझना। हमने एंगल 1 2 को बराबर सिद्ध कर दिया, एंगल 3 4 को बराबर कर दिया, एंगल 5 6 को बराबर कर दिया, एंगल 7 8 को बराबर कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 9 में, याद है? हमने क्या किया था, इन सारे कोणों का जोड़ बराबर रखा था 180 के, क्योंकि यहाँ पे 180 के ही बराबर होते हैं, स्ट्रेट लाइन थी ना। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, इन सभी कोणों का जोड़ बराबर रखेंगे 360 डिग्री के। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ हमेशा 360 होता है। वहाँ पर तो एक रेखा थी, यहाँ पर तो ये एक रेखा थी ना, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु है, एक केंद्र है। इस केंद्र के चारों तरफ जो कोण बनते हैं उनका जोड़ हमेशा 360 होता है। तो हम इन सभी कोणों का जोड़ रखेंगे 360 के बराबर और उसको फर्दर सोल्व करेंगे और ज़्यादा सोल्व करेंगे। और उसके बाद आपको ये दोनों कोण प्लस ये दोनों कोण, आमने सामने के जो कोण है ना, उनका जोड़ 180 डिग्री मिल जाएगा। इन दोनों कोणों का जोड़ जो है वो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा और वही हमको प्रूफ करना है। थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ गया ना? अब मैं आपको इसको लिख के दिखाऊंगा, फिर आपको लिखेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं ये आपको थोड़ी थोड़ी याद आएंगी और उसके बाद आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि जब हम करें ना तो आपको ये ना लगे कि हम मतलब कर क्या रहे हैं। अभी आपको पता चलेगा कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे चलना है। मैप अपना तैयार हो गया बस, अब इसको आप फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ दिया है, दिया है। क्या दिया हुआ है मुझे? मुझे एक वृत्त दिया है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बन रही है। तो हम क्या देंगे कि ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD दिया है ना। अच्छा, ये भी लिख देना कि PQRS इसके स्पर्श बिंदु है, इसको भी लिख लेना आप। PQRS ये क्या आपके स्पर्श बिंदु है। ठीक है, आगे देखो, ये तो हमारा हो गया दिया है। फिर हम करेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। मुझे क्या सिद्ध करना है? मुझे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री दिखाना है। इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुको। ठीक है, अब आप हाईलाइट कर देते हैं इन दो एंगल्स और इन दो एंगल्स। वैसे एंगल एक ही है ये कौन सा एंगल है? AOB। ये कौन सा एंगल है? COD। ये एंगल्स का जोड़ आपको 180 डिग्री दिखाना है। ठीक, ऐसे ही आपको ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन एंगल्स का जोड़ भी क्या दिखाना है आपको? 180 डिग्री दिखाना है। मैं लिख देता हूँ, मुझे ये एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री सिद्ध करना है। एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर प्रूफ करना है 180 डिग्री के। ठीक इसी तरीके से ये एंगल AOD हाँ और BOC
AOD और BOC, इन दोनों एंगल्स का जोड़ भी मुझे 180 डिग्री सिद्ध करना है। अब करते हैं आपस सिद्ध। सिद्ध से पहले हमने एक रचना करी, उसको लिख लेते हैं। क्या रचना करी है? हमने इसके अंदर से स्पर्श बिंदुओं को जोड़ा है, उसको लिखते हैं। चलो, OP, OQ, OR और OS, इनको हमने जोड़ा है भाई, तो मैंने ये लिख दिया। पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। लिख लिया ना? अब मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो सिंपल डिटेल है ना, क्वेश्चन पर स्टार्ट कर लेंगे। मिटा दूँ? देखो, अब अपने पास जगह बच गई, हम अच्छी तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। देखो अब सिद्ध, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप कोई भी दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दो। इन दोनों को सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं, है ना। अच्छा, आप कहेंगे सर इन दोनों को क्यों नहीं कर पा रहे? तो आप देखेंगे तो इन दोनों को सर्वांग सिद्ध किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, किया जा सकता है, लेकिन आप इन दोनों कर देते हैं। इन दोनों को करो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ठीक है भाई, तब भी ठीक है, लेकिन मैं इन दोनों को कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिया त्रिभुज AOS, त्रिभुज AOS व त्रिभुज AOP में ये त्रिभुज ले ली और एक ये ले ली। इन दोनों का सर्वांग सिद्ध करके मैं एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर दिखा दूंगा। करें तो सबसे पहले मैं लिखूंगा OS बराबर OP। OS जो है वो OP के बराबर होगा, ऐसे ही AS जो है वो AP के बराबर होगा, है ना। ठीक इसी तरीके से OA बराबर होगा OA के। रीजन आपको लिखना पड़ेगा। OS बराबर OP क्यों होगा? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। अच्छा, AS बराबर AP क्यों होगा? क्योंकि ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं। ठीक है। OA बराबर OA क्यों होगा? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज हमारी होगी सर्वांगसम। साइड 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 सर्वांगसमता नियम से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज AOS सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOP के। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। रीजन CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होती है ना, जब दो ट्रायंगल आपकी सर्वांगसम होती हैं, तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट, संगत भाग बराबर हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 6 के, एंगल 7 एंगल 8 के। लिख देते हैं इसी प्रकार। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक है। अब सारे स्टेप हमने कर लिए। लास्ट स्टेप क्या था कि इन सभी कोणों का जोड़ बराबर रखने 360 के। लिख देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर हो गया 360 डिग्री के। रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे आप कि भैया केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का जोड़, केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का जोड़, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए मैंने ऐसा किया। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको क्या करना है, ये येलो वाले एंगल्स को, इन येलो वाले एंगल्स का जोड़ आपको 180 डिग्री दिखाना है। तो आपको ये मिल गया ना। अब आप एक काम करेंगे, इन सब को चेंज करेंगे जो आपको चाहिए।
मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 3 6 7 चाहिए। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इनको 2 3 6 7 में चेंज करना है। आप चाहें तो इनको 1 8 5 4 में चेंज कर लें, आपकी मर्जी है। मैं 2 3 6 7 में चेंज कर रहा हूँ, है ना। सबसे पहले मैं इसको बराबर प्रूफ कर रहा हूँ 180 डिग्री के। तो एक काम करता हूँ, ये जो मेरे पास डिटेल आई है ना, इन सबको मैं चेंज करता हूँ किसके अंदर, एंगल 2 3 6 7 के अंदर। कैसे, समझो अभी। तो जैसे देखो, मुझे 2 3 6 7 के अंदर चेंज करना है, क्योंकि मुझे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 दिखाना है, इसलिए। तो एंगल 1 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 लिख दूँ ना। एंगल 2 को छेड़ूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे 2 चाहिए भाई, इसलिए। मुझे 3 चाहिए चाहिए, तो एंगल 3 को छेड़ूंगा नहीं। एंगल 4 को चेंज कर दूंगा 3 में, बराबर है ना, इसलिए चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, एंगल 5 चाहिए क्या, एंगल 5 तो नहीं चाहिए। जो मुझे प्रूफ करना है उसके लिए मुझे एंगल 5 की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एंगल 5 को चेंज कर रहा हूँ। एंगल 5 को कर सकता हूँ एंगल 6। एंगल 7 को चाहिए क्या, नहीं चाहिए। अच्छा, एंगल 7 चाहिए भैया, एंगल 7 को चेंज नहीं करेंगे। एंगल 8 को चेंज कर दिया एंगल 7 में, समझ में, एंगल 8 को एंगल 7 लिख सकता हूँ ना, इसलिए। लॉजिक समझ में आ गया। अच्छा, पहले इतना नोट करो, फिर अपन नीचे चलेंगे ना थोड़ा सा। अब देखो, अब इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 6, 2 एंगल 6 और एंगल 7 प्लस एंगल 7, 2 एंगल 7 बराबर होगा 360 डिग्री के। इसमें से ले लो 2 कॉमन, ठीक है। देखो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360 डिग्री के। अब 2 गुना में है, यहाँ जाके भाग में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर किसके आ गया, 180 डिग्री के। 2 भाग में जाएगा तो भाग करने पर 180 ही तो आएगा, और यही आपने प्रूफ करना था। अभी आप यहाँ पर ऐसा मत कहिएगा कि प्रूफ हो गया, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा, बिल्कुल। क्या, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर प्रूफ कर दिया आपने 180 के ना, ठीक है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दीजिए। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन रहे हैं, आपके बन रहे हैं ए ओ बी। क्या बन रहा है भैया, एंगल ए ओ बी, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आपके सी ओ डी। क्या बनेंगे आपके सी ओ डी, बराबर क्या हो गया 180 डिग्री के। ये हमें प्रूफ करना था, तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद करके, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। एक पोर्शन तो ये प्रूफ हो गया, ठीक। अगर इसी तरीके से, अब देखिए ध्यान से, मैंने एंगल 1 को एंगल 2 में चेंज किया था। अगर मैं एंगल 1 को चेंज ना करके एंगल 2 को चेंज करता, ध्यान से समझिए, इस एंगल 2 को चेंज करता, तो यहाँ पे क्या आता, एंगल 1 प्लस एंगल 1 आता, यानी 2 एंगल 1 होता। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर एंगल 4 को चेंज ना करके एंगल 3 को चेंज किया होता, तो एंगल 4 मिलता, ये वाला, है ना। यानी अगर यहाँ पर तो मैंने एंगल 1 को एंगल 2 में चेंज किया, एंगल 4 को एंगल 3 में चेंज किया, एंगल 5 को एंगल 6 में चेंज किया, एंगल 8 को एंगल 7 में चेंज किया, है। अगर मैं ऐसा चेंज ना करके इसका उल्टा चेंज करता, मतलब यहाँ पर अगर मैं एंगल 2 को चेंज कर देता, एंगल 3 को चेंज कर देता, एंगल 6 को चेंज कर देता और एंगल 7 को चेंज कर देता, तो मुझे क्या मिलता, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8, ये मिलता, है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं इनको चेंज करता तो मुझे एंगल 1 8 5 4 इसका जोड़ 180 डिग्री मिल जाता। अभी इसका मिला है ना, अभी इसका मिला आपको इसका भी मिल जाता, है ना। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कभी आप इसको बोले कि भैया सेकंड केस में मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा, है ना। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखिएगा इसी प्रकार, इसी प्रकार। लॉजिक तो समझ गए होंगे ना। मैंने यहाँ पर दूसरे नंबरों को चेंज किया, अगर मैं उनको चेंज करता तो मुझे ये मिल जाता दूसरे वाला। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर ये चेंज करता, 2 3 6 7 की वैल्यू को चेंज करता, अभी तो मैंने इनकी वैल्यू चेंज नहीं करी, अगर मैं इनकी वैल्यू को चेंज करता तो मुझे 1 8 5 4 मिलता। यानी मुझे क्या मिल जाता, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी, इन दोनों एंगल्स का जोड़ मुझे 180 मिल जाता। इसी प्रकार एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर मिल जाता 180 डिग्री। समझ में आ रही है आपकी बात।
ठीक है, ऐसे आपने प्रूफ करना था। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ, समराइज करा देता हूँ आपको मैं थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समक्षेत्र किया। उससे क्या हुआ, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, ऐसे एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 6 के, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो गया, है ना। इसके बाद हमने इन सभी कोणों का जोड़ बराबर का 360 के। फिर जो मुझे चाहिए था उसके अंदर चेंज कर लिया मैंने, सबको 2 3 6 7 के अंदर चेंज किया सबको, है ना। उसको चाहता तो मैं 1 8 5 4 के अंदर भी चेंज कर सकता था, आपकी मर्जी है। आप 1 8 5 4 के अंदर चेंज करना चाहें तो आप उसमें चेंज कर लें, मैंने इसके अंदर चेंज कर लिया। इसके अंदर चेंज किया, बराबर आ गया मेरा इसको 180 डिग्री के। 2 3 6 7 का जोड़ किसके बराबर आ गया, 180 के। तो यही हमें प्रूफ करना था, AOB प्लस COD का जोड़ किसके बराबर प्रूफ करना था, 180 के, और हमने वो कर दिया, सिंपल ना। फिर हमने कहा कि यार इसी प्रकार से अगर मैं इसको चेंज करता, है ना, अभी तो मैंने सबको 2 3 6 7 बनाया, अगर मैं इनको 1 8 5 4 बनाता तो एंगल AOD और एंगल BOC, इन दोनों एंगल्स का जोड़ भी क्या आता, 180 आता। तो बस इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता देता हूँ मैं आपको, इसलिए मैं सबसे लास्ट में करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भाई साहब इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट लिख लो चाहे। कई टीचर्स इनको इम्पोर्टेंट लिखवाते हैं, लेकिन मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता, इसलिए मैं कभी इम्पोर्टेंट नहीं लिखवाता। हो सकता है कि आपकी टीचर्स सही हों, ऐसा जो नहीं है, क्योंकि हर एक बोर्ड का अलग अलग हिसाब होता है ना। मैं बोर्ड बता रहा हूँ आपको, CBSE बोर्ड के हिसाब से, हरियाणा बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इतना, लेकिन ज़रूरी नहीं है भाई, मैं फिर से कहूँगा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपका बोर्ड में पूछा जाए। ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं राय दे रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अगर आप छोड़ना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो कि छोड़ना चाहते हो, आप करा दो ना, है ना, अपने आप देख लेंगे हम छोड़ना चाहते हैं छोड़ना चाहते हैं। तो भैया मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब अलग टाइप का है, मुश्किल नहीं है, अलग टाइप का है, इसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक लगेगा। जैसे आपका याद हो अपना चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन थे √2 वाले, कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो नहीं, वो क्वेश्चंस तो आपको साइंस से आ गए थे 1.3 वाले ना, मैंने इस साल तो नहीं कराए, इस साल अच्छी तरह कराएंगे उनको। तो वो क्वेश्चन तो आपके आ गए थे, क्योंकि उसके अंदर यार 2 3 क्वेश्चन थे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, तब आ जाते थे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको एक ही दे रखा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये आपको 2 3 देता है ना, 2 3 टाइप के, फिर तो करने में आसानी होती, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ही एक दिया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन करते हैं, चलो अपनी बुक में तो है ही, स्टार्ट करें फिर। देखो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब समझो, स्पर्श बिंदु है एक, जैसे एक ये वृत्त है, ये केंद्र है O, है ना, और ये है आपकी स्पर्श रेखा, ये हो गया आपका स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु बनाने के लिए वृत्त और स्पर्श रेखा तो होनी चाहिए ना, तभी तो स्पर्श बिंदु बनेगा। तो इसने कहा कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के ऊपर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है, मैंने इस स्पर्श बिंदु से इस स्पर्श रेखा के ऊपर लंब खींच दिया। खींचे लंब, लो जी लंब हमने खींच दिया। ठीक है, और भी खींचा जा सकता है, ऊपर भी खींच लो चाहे, लेकिन चलो हमने यहीं तक खींच लिया लेट से। ठीक, तो हमें यह सिद्ध करना है कि इस स्पर्श बिंदु से अगर मैं लंब खींचता हूं तो वो लंब इस सर्कल के केंद्र से होकर गुजरेगा, इस सर्कल के केंद्र से होकर गुजरेगा, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। समझो इस चीज को, प्रूफ क्या करना है, ये स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब इस केंद्र से होकर गुजरता है, ऐसा आपने प्रूफ करना है। समझ में आ गई? स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब कहां से होकर गुजरता है, इस केंद्र से होकर गुजरता है, ऐसा आपने सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे वो समझो। इसको सिद्ध करने के लिए मैं यहाँ पे विरोधाभास विधि का यूज करूंगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इसका यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है भाई,
जैसे √2 वाला क्वेश्चन था, उसमें हमें उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, लेकिन हम उसका उल्टा लेके चले थे। हमने माना था कि यार √2 एक परिमेय संख्या है, जो हमें सिद्ध करना होता है हम उसका उल्टा लेके चल रहे थे, और फिर हमें क्या होता था, लास्ट में जो है ना हमारी कल्पना गलत आती थी, ये होता था। सेम मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसने कहा कि सिद्ध करो कि P बिंदु से खींचा गया लंब O से जाता है। हम कहेंगे कि भैया हम मान के चल रहे हैं कि P बिंदु से खींचा गया लंब किसी दूसरे पॉइंट से जाता है, O से नहीं जाता, किसी दूसरे पॉइंट से। हम उसका उल्टा मान के चलते थे। वही √2 वाला क्वेश्चन ना, आपको √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी होती थी, लेकिन आप क्या करते थे, उसका उल्टा मान के चलते थे। सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमें क्या करना है, P बिंदु से हमें सिद्ध करना है कि खींचा गया लंब O तक जाता है, मतलब O से गुजरता है। हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि P बिंदु से खींचा गया लंब O से ना जा करके किसी दूसरे बिंदु से जाता है। लेट्स से ये दूसरा बिंदु है अपना, ये यहाँ बना लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से जाता है। इसका मैं नाम देता हूँ, क्या वो नाम दे दिया। लेट्स से हम क्या कह रहे हैं कि हमने मान लिया कि P बिंदु से खींचा गया लंब क्या उसे गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, क्या उसे। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो पहले मैं ना आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, है ना। तो आपको दो तरीके से समझ में आ जाएगा, तो लॉजिकली समझ लेंगे, फिर अपन लिखेंगे तो दोबारा समझ में भी आ जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, अब हमने क्या माना है कि भैया ये जो P बिंदु से खींचा गया लंब है वो क्या ऊपर जाता है, हमने ये माना है। यानी एक प्रकार से क्या P क्या है, यहाँ पे लंब है ना। हमने क्या माना है कि जो क्या P है वो लंब है किस पर, AB पर। ऐसा मैंने माना है, ऐसा मैंने माना है। रफली लिख रहा हूँ मैं, इसको बाद में लिखूंगा। ऐसा मैंने माना है, ठीक है। लेकिन हमें एक बात पता है यार, हमें एक बात पता है कि जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये बात हमने पढ़ी थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि OP यहाँ पे एक त्रिज्या है। OP क्या है, एक त्रिज्या है ना, O के अंदर है। OP क्या है, एक त्रिज्या है। OP क्या होती है, सिर्फ लंब होती है AB पर। तो हम कह देंगे कि सर OP लंब है AB पर। क्यों है, क्योंकि त्रिज्या है, इसलिए ये क्या है, लंब है ना। तो अब यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई। हम ये भी कह रहे हैं कि क्या OP भी लंब है, हम ये भी कह रहे हैं कि OP भी लंब है, लेकिन ऐसा संभव तो हो ही नहीं सकता ना। ऐसा कैसे संभव हो सकता है। आपने पहले तो कहा कि क्या OP लंब है, इसका मतलब कि ये जो क्या OPB है, ये एंगल क्या OPB ये 90 डिग्री का बन गया इसके हिसाब से। तो फिर अब आप कह रहे हो कि OP लंब है, इसके हिसाब से तो फिर एंगल OPB ये 90 डिग्री बन गया। अगर हम इसकी बात करें इसके हिसाब से तो एंगल क्या OPB 90 बन गया, जो हमने कल्पना की थी उसके हिसाब से। और फैक्ट के हिसाब से देखा जाए, तो OPB भी 90 डिग्री हो गया भाई, क्योंकि ये त्रिज्या है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, बात हमने पढ़ी है। तो उसके हिसाब से तो ये भी 90 का बन गया। तो ऐसा संभव कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए कि कैसे ये कोण, ये आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ भाई, ये देखो। तो पहले तो हमने क्या माना, हमने माना कि भैया जो P बिंदु से लंब खींचा जाता है वो क्या बिंदु को टच करता है ना। तो इसका मतलब ये कोण भी 90 डिग्री हो गया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, ये वाला, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो त्रिज्या होती है वो भी शीर्ष लंब पर लंब, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शिका पर लंब होती है। तो इसका मतलब ये पूरा कोण भी 90 हो गया, ये पूरा कोण भी 90 हो गया। लेकिन ऐसे कैसे संभव हो सकता है, आप कैसे कह सकते हो कि सर ये भी 90 है और ये भी 90 है। हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता ना। आप कह सकते सर हो सकता था, देखो हो सकता है यहाँ पे कब होता, जब ये क्याऊ पॉइंट आप यहाँ ना लेकर के यहाँ पर लेते, इस केंद्र पर लेते, क्याऊ पॉइंट यहाँ ना लेकर के इस केंद्र पर लेते ना, फिर ये संभव था। लेकिन अभी ये संभव नहीं है ना। यानी जो हमने कल्पना की थी, ये जो हमने कल्पना की थी ना, वो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। हमने क्या कल्पना की थी कि भैया P बिंदु से खींचा गया लंब क्या बिंदु पर जाता है, वो हमारा गलत हो गया। P बिंदु से खींचा गया लंब हमेशा ही ऊपर जाएगा, है ना। समझ में आ गई, ऐसे करना है। थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा बहुत ना समझ में आया हो, लेकिन ऐसे ही समझाया जाता है भाई, क्या करें। ठीक है, मैं आपको इसको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिखेंगे ना फिर ज़्यादा समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। हाँ देखिए आप कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आप लिखिएगा दिया है, क्या दिया हुआ है आपको,
आपको एक स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब दे रखा है। एक स्पर्श बिंदु है ना, और स्पर्श बिंदु से आपने एक लंब खींचा है, वो आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि भैया मुझे एक वृत्त मिला हुआ है, स्पर्श बिंदु बनाने के लिए एक वृत्त चाहिएगा, एक स्पर्श रेखा चाहिएगी और स्पर्श बिंदु चाहिएगा। तो हम साइज लिख देते हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तथा P एक स्पर्श बिंदु है। ये आपको मिला हुआ है ना। फिर आप लिखिए सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि P बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है, या फिर आप लिख दो स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब कहाँ से गुजरता है? केंद्र से गुजरता है। ऐसा मुझे प्रूफ करना है। ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो उसके लिए मैंने एक रचना करी है। पहले रचना में थोड़ा लिखना पड़ेगा। नहीं, रचना मत लिखो, खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। रचना मत लिखो, आप डायरेक्टली करेंगे आप सिद्ध। तो हम क्या कहेंगे? माना स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से ना गुजर कर किसी अन्य बिंदु क्यू से गुजरता है। किसी अन्य बिंदु क्यू से गुजरता है। ठीक है, ऐसा मैंने माना, उल्टा माना मैंने। जैसे रूट वाला क्वेश्चन था वैसे उसमें हमें एप्रीमेशन का सिद्ध करनी थी, प्रीमे मानना था। इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि ये केंद्र से जाएगा। हम इसका उल्टा मान रहे हैं कि भैया केंद्र से नहीं जा रहा, ये किसी दूसरे पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर P से हमने लंब खींचा और वो क्यू पॉइंट पे जा रहा है, इसका मतलब क्यू पी जो है वो क्या है? AB पर लंब है। यही बात हमने कही ना। अभी ये बात मैंने क्या कही कि भैया P बिंदु से लंब खींचा और वो क्यू पर गया, तो एक प्रकार से हमने यही कहा ना कि क्यू पी, ये जो क्यू पी है वो AB पर लंब है। यही बात मैंने कही है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि क्यू पी बी एंगल क्यू पी बी ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब इसके हिसाब से जो हमने माना है, रीजन भी दे दो, ये हमने माना है ना। अच्छा जी, लेकिन हमने एक बात पढ़ रखी है क्या, कि जो त्रिज्या होती है केंद्र से जब हम वृत्त पर एक रेखा खींचते हैं तो वो त्रिज्या कहलाती है ना। ये जो त्रिज्या जो होती है वो भी स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बात भी हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है। हम कह देंगे परंतु हमने पढ़ा है भाई साहब कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये बात हमने पढ़ी है। इसका मतलब क्या हो गया कि OPB कह सकते हो, लेकिन मैं OPB कह रहा हूँ। OPB 90 डिग्री है, इसका मतलब ये भी हुआ है ना। तो लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल OPB ये क्या है? 90 डिग्री है ना। तो ये तो आपकी पहली बात हो गई। ये तो आपकी क्या हो गई? पहली बात। ये क्या होगी? आपकी दूसरी बात हो गई। एक बार तो आप कह रहे हो कि एंगल क्यू पी भी 90 है, एक बार आप कह रहे हो कि एंगल OP भी 90 है, लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ी है भाई। आपने कहा कि ये वाला एंगल, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो आप कह रहे हो कि सर ये एंगल भी 90 है और आप कह रहे हो कि ये एंगल भी 90 है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। एंगल तो कोई एक ही 90 होगा है ना। तो हम क्या कहेंगे? यह संभव नहीं हो सकता, यह संभव
संभव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने कल्पना की थी वो गलत थी। हमने कल्पना की थी कि लंब स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से ना गुजरकर किसी दूसरे पॉइंट से गुजरेगा, ये हमारी कल्पना थी जो कि गलत थी। वो हमेशा ही केंद्र से गुजरेगा फिर तो, है ना। इसका मतलब यह हुआ, या फिर इसका अर्थ है कि हमारी कल्पना गलत है। इसका अर्थ क्या है कि राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है, सॉरी, कि हमारी कल्पना गलत है ना। इसमें राइटिंग का पता नहीं चलता, खराब हो जाती है थोड़ी। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। सुन माइक गया, यह संभव नहीं हो सकता ना। दो एंगल लंबे कैसे हो सकते हैं भैया, एक एंगल लंबा होगा, दो एंगल लंबे कैसे हो सकते हैं, तो यह संभव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कल्पना है वो गलत है, जो हमने कल्पना की थी वो गलत है। हमने क्या कल्पना की थी, हमने कल्पना की थी कि P बिंदु से खींची गया लंब केंद्र से ना गुजर के किसी दूसरे पॉइंट से गुजरेगा, और ये हमारी आ गई गलत। इसका मतलब क्या हो गया कि P बिंदु से खींचा गया लंब हमेशा ही केंद्र से गुजरेगा। हमने कल्पना की कि नहीं गुजरेगा, जो कि गलत आई है। इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा ही केंद्र से गुजरेगा। समझ में आया, ये चीज़ थी। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब हमेशा केंद्र से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है भाई साहब, केंद्र से गुजरता है। ये बात हो गई, है ना। वापस समझा दूं एक बार। इसको हमने विरोधाभास विधि से किया। पहले हमने माना कि P बिंदु से खींचा गया लंब किसी अन्य बिंदु क्या से गुजरता है ना। फिर हमें पता था यार कि जो त्रिज्या होती है तो स्पर्शरेखा पर लंब होती है। इसका मतलब OP लंब होगी AB पर, है ना। तो इसका मतलब ये कोण भी 90 आ गया और ये कोण भी 90 हमने माना था। तो ये तो हमारे संभव ही नहीं हो सकता ना, हमारी कल्पना गलत थी। फिर हमने ये लिखा कि हमारी कल्पना गलत थी, जो हमने सोचा था, जो हमने माना था वो गलत था। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब हमेशा ही केंद्र से गुजरेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन था ये, है ना। वैसे आसान था, मुश्किल नहीं था, ठीक है। सिंपल तरीका ही था, कुछ ज़्यादा वो नहीं था इसमें। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके 3 एग्जाम्पल बचे हुए हैं, 3 एग्जाम्पल मैं आपको कल कराऊंगा। आज करा दूंगा तो फिर ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, कल करते हैं उसको, ठीक है। सो थैंक यू।